इसी एग्ज़ाम में आ चुके हैं। पहला है कि निम्न पर आप विचार करिए और बताइए कि इसमें से कौन सा क्रिया पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ती है। यानी इसमें इन्वायरमेंट में, हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड इसमें प्लस होती है, इसमें मिल जाती है, बढ़ जाती है। तो आप यहाँ पे बताएंगे ए, बी, सी और डी ऑप्शन में से। आइए समझते हैं इसे। देखिए, प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण आप जानते हैं, इसमें पौधे सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड पानी की प्रतिक्रिया करके ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो आपने सुना कि इसमें प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश और CO2 का इसमें ग्रहण होता है, निष्कासन नहीं होता है। निष्कासन की बात यहाँ पे की जा रही है, तो यह ऑप्शन यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है। अगला श्वसन। बिल्कुल, हमारे श्वसन यानी जब सांस लेते हैं तो हम यहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसलिए 2 सही होगा। जैव पदार्थों के अपक्षय से। बिल्कुल, जो जीव पदार्थ हैं उनमें कार्बन है, क्योंकि कार्बन से जितने भी जैविक क्रियाएं हैं सब हो रही हैं, और जितने भी जैविक चीज़ें हैं सब में कार्बन कहीं न कहीं है। पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, छोटे बड़े जीव या बैक्टीरिया वगैरह हो गए, वायरस हो गए, सब में एक कहीं न कहीं कार्बन के अणु हैं। अगले हैं कि ज्वालामुखी क्रियाएं। ज्वालामुखी से भी वाष्प निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलता है, बहुत सारी गैसें। लेकिन एक चीज़ और जान लीजिए कि सबसे ज़्यादा जलवाष्प ही ज्वालामुखी क्रियाओं में से निकलता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 1 को छोड़ा करके बाकी सभी यानी 2, 3 और 4 ऑप्शन सही होने वाले हैं, और यह सी के साथ चला जाता है। अब अगला प्रश्न आइए देखें कौन सा है। मज़ेदार प्रश्न है कि अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। फिर वही सेम प्रश्न है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक पिछले प्रश्न का ही अपोजिट है। अगला प्रश्न आप देखेंगे कि सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। सौर विकिरण में सबसे ज़्यादा भूमिका किसकी है? तो कार्बन चक्र की, हाइड्रोजन चक्र, जल चक्र, नाइट्रोजन चक्र। तो यहाँ पर देखिए, सौर विकिरण थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। सूर्य से जितनी भी रोशनी या धूप आती है हमारे पृथ्वी पर, तो पृथ्वी पर आती है तो हम देखते हैं कि हमारा पृथ्वी धीरे धीरे गर्म हो जाता है, और रात को गर्मी जो ठंडी हो जाती है। लेकिन इंस्टेंट नहीं होता है, तुरंत नहीं होता है। गर्मी जब धूप पड़ेगी सुबह में तो 1-2 घंटे बाद ही यहाँ पे गर्म होना धीरे मौसम होता है, तब हमको गर्मी महसूस होती है। ऐसे डायरेक्ट गर्मी हमें महसूस नहीं होती है। लेकिन अगर आप इस इन्वायरमेंट से यानी हमारे जो वातावरण है बाहर निकल जाते हैं, अब मान लो आप उपग्रह पे चले गए हो यहाँ से 400 किलोमीटर ऊपर, तो वहाँ पे उपग्रह पर जो लाइट पड़ती है वहाँ पे 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर होता है। जबकि उसी के ठीक पिछले साइड जहाँ पे धूप नहीं पड़ रही है वहाँ पर देखिए, जैसे आप धूप पड़ रही है, अगर यह उपग्रह है तो यहाँ पे 400 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। लेकिन यही जो पिछला हिस्सा है यहाँ पे -100 डिग्री रहता है। आप देख रहे हैं कि अगर धूप पड़ रही है डायरेक्ट तो टेम्परेचर ज़्यादा, और जहाँ धूप नहीं है वहाँ पे -100। जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। धूप पड़ेगी तो सारा का सारा जो ये पर्यावरण है सब में टेम्परेचर बराबर ही रहेगा। चाहे आप यहाँ नाप लो, चाहे जहाँ धूप लग रही है वहाँ नापो, चाहे जहाँ छाँव है वहाँ नापो, 1-2 डिग्री का अंतर आता है बस। लेकिन इतना देखिए यहाँ पे 500 डिग्री का अंतर
आ रहा है। तो यह किस कारण है? तो यह कारण है कार्बन चक्र। कार्बन चक्र ही इसका विशेष महत्व रखता है, क्योंकि कार्बन हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद है और जितने भी प्रकाश पृथ्वी पर आते हैं कार्बन उसे रोक लेता है, बाहर जाने ही नहीं देता है और वह पूरे वातावरण को गर्म कर देता है, जिससे सौर विकिरण एक नाम मिलता है और यह कार्बन चक्र इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए अगले प्रश्न के लिए बढ़ते हैं। प्रश्न देखिए, प्रश्न यह है कि वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? तो पहला है हवा के दबाव पर, वायुमंडल में नमी पर, जल चक्र पर या तापक्रम पर। आप ए, बी, सी और डी में से कमेंट में लिख के बताइए कौन सा प्रश्न का उत्तर यहाँ पे सही है। तो आइए समझते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। देखिए, वर्षा की मात्रा कब होगी? तो देखिए, हवा में दबाव, तो ये तो प्रक्रिया ठीक है, अलग बात है। हवा में दबाव जो है कम बेसी रहता है तो वहाँ पे भी वर्षा या बादल ज़्यादा आने लगते हैं। लेकिन वायुमंडल में नमी, अगर वायुमंडल में ज़्यादा नमी है तो भी वर्षा की मात्रा थोड़ी सी बढ़ सकती है। और यहाँ पे जल चक्र, तो जल चक्र तो पूरा सिस्टम ही है। और दूसरा है कि तापमान पर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि वायुमंडल में नमी पर। अगर हमारे वायुमंडल में ज़्यादा वाटर है, पानी है, तो पानी से ही बादल बनेंगे और बादल वर्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसलिए ऑप्शन बी प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब जो अगला प्रश्न है ये भी एल क्वालिटी का है, बड़ा सुंदर है कि कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते क्योंकि जैसे कुछ हम पौधे को रोप देते हैं, जैसे धान हो गया, गुलाब हो गया, ईख हो गया, लेकिन यह अच्छे से बढ़ते नहीं हैं, ठीक है। क्यों ऐसा होता है? तो इसके लिए यहाँ पे कुछ कारण दिए गए हैं, आपको इसमें से एक कारण बताने हैं कि नई मिट्टी में ईस्ट खनिज पदार्थ नहीं रहते। ऐसी कोई बात तो है नहीं। तो अधिकांश मूल रोम नई मिट्टी को अधिक सख्ती से जकड़ लेते हैं। प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम नष्ट हो जाते हैं। प्रतिरोपण के दौरान पत्तियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। पत्तियों की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम ऑप्शन सी की बात करेंगे कि यह जो है यहाँ पे सही उत्तर के साथ चला जाएगा, क्योंकि प्रतिरोपण के दौरान जो अधिकांश मूल रोम होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं और पूरा मूल रोम फिर ज़मीन के साथ उतना ज़्यादा तेज़ी से कवर नहीं कर पाता है, जिससे हमारा पौधा सूखने लगता है। लेकिन उसी को अगर ज़्यादा समय तक छोड़ देंगे तो अपना मूल रोम दोबारा से डेवलप कर लेगा और पौधे को फिर से विकसित करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो ऐसा कभी कभी होता है, हर बार सूख जाता है। इसलिए हमें इसमें पानी और खाद वगैरह का अगर ज़्यादा ध्यान दें तो ज़रूर पौधे जो है प्रतिरोपित वाला भी अच्छा विकास कर लेगा। अगला प्रश्न, तो आइए अगला प्रश्न महत्वपूर्ण जो प्रश्न जैसा है कि पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? यह हमें ही पता है, आपको ही पता है, और यह इसे हम वायुमंडल कहते हैं, ठीक है। ये रहा अगला कि वायु क्या है। वायु क्या है तो आपको बताना है, यह एक मिश्रण है। यह एक मिश्रण है। कैसे? क्योंकि वायु में CO2 भी है, वायु में जल वाष्प भी है, ठीक है। वायु में हाइड्रोजन भी है, इसी वायु में हीलियम भी है, इसी में आर्गन भी है, इसी में O2 भी है। यानी आप देख रहे हैं बहुत से यौगिक हैं जो मिल मिल करके वायु बनाए हुए हैं। इसलिए यहाँ पे वायु एक मिश्रण की तरह व्यवहार करेगा और है। अब यहाँ पे बताने हैं आपको, और यह क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि नोबल गैसों में से कौन सी वायु में
नहीं पाई जाती है। तो आपको बताना है इसमें कि कौन सा वायु में नहीं पाया जाता है। तो हीलियम पाया ही जाता है और यह 0.000 और 0 फिर 5 इतना % हमारे हवा में है। आर्गन आर्गन जो है 10.93% यह है, ठीक है, ऑर्गन है। और नियान भी है, दशमलव बहुत ही कम है। तो इसलिए यहाँ पे रेडॉन लेकिन नहीं है, हवा में रेडॉन की मात्रा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए यह तो बिल्कुल ही सिंपल प्रश्न है कि शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है। तो आप भी जानते होंगे कि यह 78% यानी 78% नाइट्रोजन की मात्रा होती है। अब बताइए कि हवा में सर्वाधिक प्रतिशत किसका होता है। हवा में सर्वाधिक प्रतिशत किसका है? ऑक्सीजन का है, नाइट्रोजन का है, कार्बन डाइऑक्साइड का है कि हाइड्रोजन का है? तो देखिए बताइए, देखिए ऑक्सीजन का 20.9% के आसपास है, नाइट्रोजन का 78% है, CO2 का यानी कार्बन डाइऑक्साइड का 0.0003% है, ठीक है। और हाइड्रोजन का हमने बताया कि 0.000 और फिर 1 0 फिर 5 है, इतना % हाइड्रोजन है। देख रहे हैं सबसे अधिक नाइट्रोजन ही है जो कि 78% यह मौजूद है हवा में। ये रहा अगला प्रश्न। अब ये जो प्रश्न है आपके दिमाग के लिए है, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो यह प्रश्न आप कर ले जाएंगे। सिंपल प्रश्न है, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां जो पेड़ पौधे हैं ख़त्म हो जाएं तो किस गैस की हमें कमी होगी, किस गैस की हमें कमी महसूस होगी? तो देखिए CO2 की कमी होगी, जलवाष्प की, नाइट्रोजन की कि ऑक्सीजन की? तो देखिए जो पेड़ पौधे हैं वे हमें देते क्या हैं? तो ऑक्सीजन देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के। तो बस ऑक्सीजन नहीं देंगे, हमारे पास ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यह है कि निम्न में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है? तो पेड़ पौधों का जो कार्य है वो कौन नहीं है बताना है। तो देखिए पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं और O2 यानी ऑक्सीजन यहाँ पे छोड़ते हैं। शोर का अवशोषण, बिल्कुल शोर का भी अवशोषण करते हैं। तो जो पौधे शोर का अवशोषण करते हैं उन्हें हम ग्रीन मफलर कहते हैं, उन्हें हम ग्रीन मफलर कहते हैं, मफलर। और ये मफलर क्या करता है कि जितनी भी शोर होता है जो हाईवे किनारे होते हैं वह उनको अवशोषित कर लेता है। वायु का प्रदूषण, बिल्कुल वायु का प्रदूषण भी कम करता है पेड़ पौधा, क्योंकि वायु में जितनी भी गंदगी गैसें होती हैं गलत या जो हानिकारक हैं उन्हें पेड़ पौधे खींच करके ज़मीन में ले जाते हैं और उसका दूसरा उपयोग कर लेते हैं। और ऑक्सीजन की मुक्ति, बिल्कुल ऑक्सीजन जो है यह मुक्त करते हैं। तो क्या नहीं करते हैं यही हमें बताना है, ठीक है। तो वायु का प्रदूषण नहीं करते हैं, वायु को प्रदूषित नहीं करते, ये वायु के प्रदूषण कम करते हैं, ख़त्म करते हैं, ठीक है ना। तो यही काम नहीं है, वायु का प्रदूषण बनाना यह काम नहीं है पेड़ पौधों का, ठीक है। तो यह रहा अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए कि पर्यावरण अपकर्ष से क्या अभिप्राय है? पर्यावरण अपकर्ष मतलब कि देखिए पढ़ते हैं ऑप्शन कि पर्यावरणीय गुणों का विकास पूर्ण रूप से निम्नीकरण कर देना, ठीक है। तो यह अपकर्ष में आता है। देखिए एक होता है उत्कर्ष, और उत्कर्ष मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ावा देना, उसमें उन्नति करना, और इसी का ठीक उल्टा होता है विलोम शब्द उपकर्ष होता है। आपने इसे हिंदी वाले सेक्शन में पढ़ने को मिलेगा और आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो यह अपकर्ष पर्यावरण गुणों को क्या करता है, यहाँ पे निम्नीकरण के लिए यह होता है। और अपकर्ष ऐसा होता है। दूसरा है कि मानवीय क्रियाओं कलापों से विपरीत परिवर्तन,
यानी मानव क्रियाकलाप से जो भी काम है उसको विपरीत परिवर्तन लाता है, यानी उसको संतुलित परिवर्तन नहीं करता है। और यहाँ पर भी है कि पारिस्थितिकी विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी में असंतुलन ला देना, यह भी अपकर्ष का ही एक योगदान है। इसलिए ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न, जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह है कि अपक्षय का विचार संबंधित है किससे है? अपक्षय का विचार किससे संबंधित है? अपक्षय मतलब कि उसका डिकेशन हो जाना, डीके हो जाना, ख़त्म हो जाना। जैसे कोई भी व्यक्ति या कोई भी जीव, कुत्ता वगैरह जब मर जाता है तो देखेंगे कुछ दिनों बाद वह मट्टी की तरह हो जाता है, बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ऐसे कुछ अपघटक होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं जो शरीर को या जो भी जैविक चीज़ें हैं उनको वह अपघटित करके भौतिक जो भी तत्व हैं उनमें वह तब्दील कर देते हैं। तो अपक्षय का विचार किससे है कि यह जो है पृथक हुए पदार्थों का संग्रह, ऐसा नहीं है। मौसम में दैनिक परिवर्तन, यह भी नहीं है। यह एक प्राकृतिक क्रिया है जो अपने आप होती है और चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त कर देती है, यह ऐसा अपक्षय है। ठीक है, आपने किसी भी जगह पे अगर पानी गिराएंगे तो वहाँ पे देखेंगे गड्ढा हो जाता है, तो वहाँ भी वह अपर्दन होता है, उसी को अपक्षय भी यहाँ पे कहते हैं। लेकिन यहाँ पे मेन मकसद है कि जो चट्टानें होते हैं वह छोटे छोटे कणों में टूट जाते हैं जिससे मिट्टी वगैरह बनती है। तो यह देखिए कितना इम्पोर्टेंट और महत्व, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अगला प्रश्न, जो कि यह भी अच्छा है। अब इसमें बताइए कि निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? यानी पर्यावरण को सुरक्षित नहीं करता है बल्कि पर्यावरण को और ज़्यादा कमज़ोर करता है। तो धारणीय विकास, धारणीय विकास आपको मैंने बताया कि यह कब आया था, तो 1987 में यह धारणीय विकास आया था। और यही को मतलब इसको जो है इस समय ब्रटलैंड आयोग जो आया था उसके द्वारा ही इसे रिपोर्ट किया गया था। ठीक है, और इसी में एक फ्यूचर आवर्स नाम की रिपोर्ट भी जारी की गई थी। वातानुकूलन, वातानुकूलन हो गया देखिए, और ये हो गया गरीबी कम करना। ठीक है, तो गरीबी कम करना जो है पर्यावरणीय सुरक्षा से जो है सुरक्षा के लिए है। ठीक है ना, सुरक्षा के लिए नहीं है। देखिए कागज़ के थैलों का प्रयोग करना, तो यह पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए सही है। ठीक है, और यह गरीबी कम करना, यह भी सही है। धारणीय विकास, ये भी सही है। लेकिन पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए आपका वातानुकूलन यह अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे हवा का जो हमारे वातावरण का तापमान बढ़ जाता है और इससे फ्रेयान निकलती है जो एक गैस है। और यह गैस आप जानते ही हैं ओजोन डिप्लेशन यानी ओजोन क्षरण के लिए यह सबसे ज़्यादा जिम्मेदार गैस है। इसलिए यह ऑप्शन बिल्कुल जो है सही हो जाएगा वातानुकूलन का। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न इम्पोर्टेंट एक तरह से है कि धारणीय विकास लक्ष्य कथन दो यहाँ पे दिए गए हैं, बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो धारणीय विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पहली बार 1972 में एक वैश्विक विचार थिंक टैंक जिसे क्लब ऑफ रोम कहा जाता था प्रस्तावित किया था। आपको बताना है यह सही है कि नहीं। देखिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है यह रियो 20 में लाया गया था, जो 2012 में यह सम्मेलन हुआ था। और इसमें ऐसे 17 कुल गोल हैं, ऐसे 17 गोल हैं। और इसमें पहला जो है गरीबी को ख़त्म करना, यह महत्वपूर्ण इसमें गोल है। देखिए और जो धारणीय विकास है यह
देख ही रहे हैं इस समय लाया गया था। लेकिन धारणी विकास जो शब्द है हमने बताया कि 1987 में ही लाया गया था द फ्यूचर आवर्स के नाम से। ठीक है, फिर 2003 में इसका नाम, उससे पहले धारणी विकास था, फिर 2003 में इसे सतत विकास नाम रखा गया। ठीक है, और 1972 की बात करें तो इस समय एक पुस्तक लॉन्च हुई थी जो धारणी विकास पर ही है या पर्यावरण पर, द लिमिट ग्रोथ। इस पर पर्यावरण विकास से ही संबंधित यह भी एक पुस्तक रही थी। दूसरा है, यानी अब यह गलत हो गया, धारणी विकास लक्ष्य 2030 तक प्राप्त किए जाने हैं। धारणी विकास 2030 तक प्राप्त किए जाने हैं, यह बिल्कुल सही है। और धारणी विकास में 17 गोल हैं, तो आइए इन्हें एक बार देख लेते हैं। क्योंकि इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, बी। तो आइए पहले देख लेते हैं 17 गोल कौन कौन से हैं, जो कितने इम्पोर्टेंट हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो पहला है गरीबी को समाप्त कर दिया जाए, दूसरा भूखमरी को लेकर है, तीसरा है स्वास्थ्य को लेकर के स्वास्थ्य अच्छा हो, और चौथा है गुणवत्ता। बिल्कुल भाई साहब, कितनी बढ़िया सजाया गया है, आपको याद करने के लिए भी अच्छा है। यानी सबसे पहले आपको क्या चाहिए, गरीबी, आपको गरीबी कम हो जाएगी तो आपको पहले फिर भूखमरी की बात की जाएगी कि आप भूखे तो नहीं हैं, फिर उसके बाद आपके स्वास्थ्य की बात की जाएगी, फिर शिक्षा की बात की जाएगी। जब शिक्षा की बात हो जाएगी तो उसके बाद आता है कि हम सब बराबर हैं, लिंग में कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, लड़की लड़के में भेद न हो, हमें पानी पीने के लिए जल स्वच्छ चाहिए, इसलिए यह भी इसमें धारणी विकास में यह शामिल है। फिर किफ़ायती और स्वच्छ ऊर्जा इसी में है। उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक विकास, उद्योग नवाचार, असमानताओं में कमी, संवहनीय शहरी और सामुदायिक विकास, जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पाद इसमें शामिल है। और यहाँ पे जो अगला हो जाएगा जलवायु कार्रवाई, यानी जो जलवायु में परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है इसको संतुलित करना है। जो जलीय जीवन है उसको भी हमें प्रोटेक्ट करना है, सुरक्षित रखना है, और जो थलीय जीवन है उनको भी हमें सुरक्षित करना है। 14-15 बिल्कुल एक ही सेम है, जैसे जलीय जीवन और थलीय जीवन। 16वां में कि शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं भी यहाँ पे लागू किए जाएं और उनका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच जानकारी हो और उनका शिक्षा भी उनके बीच प्रसारित हो। लक्ष्यों के लिए भागीदारी सबको अपनाना चाहिए, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों। तो इन लक्ष्य जो हैं इनको प्राप्त करने के लिए हमें सभी लोगों को शामिल होना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। आपने देखा 17 गोल। यह प्रश्न चूँकि पुराना है लेकिन हम इसे हाल के अपडेट के हिसाब से आपको अपडेट करेंगे। सतत विकास लक्ष्य 2017 के सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो 2017 में सूचकांक, ठीक है, तो हम यहाँ 2024 की बात करेंगे और यह बात करेंगे कि सबसे पहले यह सतत विकास लक्ष्य कब जारी किया गया। तो 2015 से 2012 में रियो 20 जो हुआ था उसमें सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए थे और इसमें 17 गोल थे, जिसमें पहला गरीबी था और 17वां जो था उसमें लक्ष्यों की जो भागीदारी है वह सुनिश्चित करना है हर एक व्यक्ति को, हर एक समाज से जुड़े हुए व्यक्ति को। तो सबसे पहले 2015 में यूएन के द्वारा, यानी यूनाइटेड नेशन है, इसने ही सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट जारी किया जिसमें हर एक देश का अपना अपना सूचकांक जारी किया जाता है, इसमें शामिल किया जाता है। और भारत में पूछें तो कौन जारी करता है, तो भारत में नीति आयोग सतत विकास लक्ष्यों को जारी करता है। इसमें भी हम बात करेंगे कौन इसमें पहले नंबर पर है, जो राज्यों से जुड़ा हुआ इंडेक्स होता है। तो आइए इसमें देखें, हमने आपके लिए तैयार किया है यहाँ पे
कि जो SDG रिपोर्ट है आप देख सकते हैं कि UN के द्वारा इसे लॉन्च किया जाता है। देखिए यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसे लॉन्च किया जाता है और ये 2015 में यहाँ पे इसे शामिल किया गया था। किस लिए? तो प्लानेट को बचाने के लिए, अपनी हेल्थ, जस्टिस और भी कई चीज़ें हैं जिन्हें हम यहाँ पे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और यह हमें कई चीज़ों से निजात भी देती है, जैसे में पावर्टी, इक्वलिटी, एजुकेशन हो गया और जेंडर इक्वलिटी इसमें शामिल किया जाता है। आपको हमने पढ़ाया यही चीज़ है, ठीक है। और यहाँ पे हम बात करेंगे कि इंडिया का इसमें क्या स्थान है। तो इंडिया का स्थान आप यहाँ पे देखेंगे इस रिपोर्ट में, है ना। यहाँ पे भारत का स्थान जो है 166 कंट्री में 109वां स्थान है, 109वां स्थान है। और देख सकते हैं कि 13 अगस्त 2024 का यह रैंक जारी किया गया है। किसके द्वारा? तो यह UN के द्वारा जारी किया जाता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये चौथा एडिशन है, यानी चौथी बार इसे जारी किया गया है, ठीक है। और इसमें देख सकते हैं जीरो हंगर दूसरा वाला जो है ये आप देख ही रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे पढ़ते हैं और देखते हैं क्या इसमें अगला प्रश्न है। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा 109। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 109, यानी SDG रैंक है जो अगस्त 2024 का आया हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न ये रहा कि धारणीय कृषि का क्या अर्थ है। आप बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल यह भी सिंपल ही है, आत्मनिर्भरता, ऐसी कोई बात नहीं है। विश्व व्यापार संगठन के मानकों के अंतर्गत कृषि निर्यात, ऐसा भी नहीं है, बल्कि ऑप्शन सी यहाँ पे सही होने वाला है, क्योंकि भूमि का इस प्रकार उपयोग किया जाए कि इसकी गुणवत्ता जो है अक्षुण्ण बनी रहे, इसकी गुणवत्ता जो है कम न हो। इसीलिए जो है नैनो यूरिया लाया गया है और नैनो यूरिया पत्तों पर छिड़काव किया जाता है और यह पत्तों से ही सीधे पौधे को जो आवश्यक इसमें तत्व होते हैं मिल जाते हैं। और यह ज़मीन पर नहीं पड़ता है, क्योंकि ज़मीन में जो डालते हैं हम लोग यूरिया वगैरह, खाद वगैरह, तो वह ज़मीन को ज़्यादा अम्लीय कर देता है, जिससे मिट्टी की अम्लीयता बढ़ जाने के कारण वह पैदावार को कम कर देती है। यह धारणीय कृषि के लिए ही बड़ा ही ज़्यादा जिम्मेदार है। तो यहाँ पे अगला प्रश्न क्या होने वाला है देख लेते हैं। तो आज का यही लास्ट क्वेश्चन था और अब हम अगले प्रश्न की श्रृंखला अगले वीडियो में लेकर आएंगे। आपको कैसा लगा हमारा प्रयास, ज़रूर कमेंट में हमें मोटिवेट करने का प्रयास करिएगा, अच्छे शब्दों से लिखिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और आपका सुझाव भी सादर आमंत्रित रहेगा। तो जय हिंद, जय भारत।